नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है राजनीतिक दल, जिसके बारे में हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि कैसे राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है, राष्ट्रीय दल के लिए क्या निर्देश होते हैं, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए क्या नियम है, क्षेत्रीय दल की मान्यता के लिए क्या नियम है, और जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं वो नियम जो पार्टी पूरा करेगी उसी को ही राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलती है। और मान्यता प्राप्त दल का उसको चुनाव आयोग कुछ विशेष सुविधाएं देता है, जैसे इसको एक विशेष चुनाव चिन्ह निश्चित किया जाता है। तो अब हमने आगे पढ़ा कि 6 राष्ट्रीय दल है हमारे। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक। 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। कई बार इसमें विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इस पार्टी ने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई और अभी यह पूरे देश या समाज के सभी वर्गों को अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझानों में मध्य मार्गी यानी कि वामपंथी या दक्षिणपंथी इस दल के धर्मनिरपेक्षता या कमजोर वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर सचेत है कि इन नीतियों का गरीब या कमज़ोर वर्ग पर बुरा असर न पड़े। 2004 में लोकसभा चुनाव में 145 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाला जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। लेकिन मैंने अभी पीछे हमने बताया था कि आजकल गठबंधन का सरकार बनती है। तो एक तो यूपीए बताया मैंने, जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का है। दूसरी हमारी मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी थी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत व आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इस अवधारणा में राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय व राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है और यह दल में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्म मातरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश में उत्तरी तथा पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक सिमटी रहने वाली पार्टी इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर या देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपना जनाधार बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जो एनडीए, उस पार्टी के जो मुख्य होने की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी। गठबंधन में कई प्रांतीय क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2004 में लोकसभा के चुनाव में यह पार्टी हार का सामना करना पड़ा और 2004 के बाद में 2014 में जो चुनाव हुए उसमें ये पार्टी दोबारा सत्ता में आई और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों की सरकार अभी तक चल रही है। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में ये पार्टी बनी थी, जिसमें दलित, आदिवासी या पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग शामिल हैं। राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी करती है। पार्टी सौ महाराज महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती हुई दलित व कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है ये पार्टी ज़्यादातर, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इस पार्टी की ताकत है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन देकर इसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई है। इस दल को 2004 के लोकसभा चुनाव में करीब 5% वोट मिले, यानी कि 19 सीटें मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी या सीपीआई जिसको कहते हैं, 1964 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी।
समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में ये पार्टी काफ़ी मजबूत है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इस पार्टी की। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीति की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 30 वर्षों से शासन में है। 2004 के चुनाव में इसने करीब 6% वोट और लोकसभा की 43 सीटें जीती थी। यह पार्टी अभी केंद्र में सैपंग सरकार का बाहर से समर्थन, ये 2004 की बात है। फिलहाल ये इस पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है, ये 2004 की बात कर रहा है। ये उस समय ये सरकार में शामिल नहीं थी, बाहर से समर्थन दिया था इस पार्टी ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई 1925 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और जो हमने भी ऊपर पढ़ा है भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ये इससे ही अलग हुई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से ही। 1925 में गठन हुआ था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था, अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग ताकतों की विरोधी है। पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट, जिसमें मार्क्सवादी इससे अलग हुए और इसके बाद इसका जनाधार धीरे धीरे सिकुड़ता गया। इस पार्टी का भी जनाधार है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु में ठीक ठाक है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 2004 के चुनाव में इसको केवल 10 सीटें लोकसभा की प्राप्त हुई थी। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की ये पक्षधर है। अभी केंद्र की सैपंग सरकार को बाहर से समर्थन, ये 2004 की बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में ये पार्टी बनी थी। पहले ये कांग्रेस पार्टी का भाग होती थी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है, क्योंकि 1999 में जब सोनिया गांधी को पार्टी का मुखिया बनाया गया, उसके बाद में जो शरद पवार हैं वो इस पार्टी अलग होकर अलग पार्टी बनाई थी। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में ये साझेदार थी। ये तो थे हमारे 6 राष्ट्रीय दल। अब बात आती है हमारे प्रांतीय या क्षेत्रीय दल की। इन 6 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को चुनाव आयोग ने प्रांतीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल भी हैं, पर उन्हें कुछ प्रांतों में सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ भी हैं। बीजू जनता दल है, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा है, मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टी अपने क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। पिछले 3 दशकों में प्रांतीय दलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ताकत भी बढ़ती जा रही है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न है। किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं है आज के दिन। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं और 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरे के लिए अगले आगे जो इसने नक्शा दिया है उसमें जो मुख्य पार्टियां दी है क्षेत्रीय दलों की, वो कौन सी कब बनी उनके बारे में दिया है। ये कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये इस नक्शे के अंदर सारी चीज़ें दे रखी है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ क्या है। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप दल ही है। इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। हमारे लोकतंत्र के साथ भी ये बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत, जो चुनौतियां इनके सामने आ रही है दलों के सामने, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने आती है, ये आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से पढ़ना इसको। पहली चुनौती क्या बता रही है, ये कहता है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर लोकतंत्र नहीं है। जो सारी दुनिया में ये प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट चुकी है। ये कहता लोकतंत्र में हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र में जो पावर होती है वो बंटी होती है। लेकिन ये कहता है कि राजनीतिक पार्टियों में क्या है, पावर पार्टी के कुछ ही लोगों के हाथ में है। जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, या एक दो और जो नेता हैं, लगभग उनके कहने पर ही सारी पार्टी का कार्य हो रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी है या अमित शाह है, जो 2-4 मुख्य नेता हैं। ये कहता है इनके कुछ नेताओं के हाथ में सारी पावर सिमट चुकी है। पार्टियों के पास न तो सदस्यों की लिस्ट है अपने भी कौन कौन से हमारे सदस्य हैं, न उनकी बैठक होती है, ना पार्टियों के अंदर चुनाव होते हैं। कार्यकर्ता से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते कि पार्टी में क्या हो रहा है। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं होता, यानी कि पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं पता कि उसकी पार्टी में हो क्या रहा है। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत है, न कोई माध्यम है। परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले का अधिकार उस पार्टी के कुछ ही नेताओं के हाथ में होता है, क्योंकि लगभग ताकत कुछ ही नेताओं के हाथ में होती है। इसलिए जो उनसे सहमत होते हैं उनका पार्टी में टिका रह पाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग उन नेताओं के हाँ में हाँ नहीं मिलाते उनको वो पार्टी से निकाल देते हैं। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा की ज़्यादा, ये कहता कि पार्टी में रहने के लिए उन नेताओं के अंदर थोड़ा सा निष्ठा रखना जरूरी है। तो ये चीज़ें गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जो चीज़ें होती है वो स्पष्ट होती है, पावर सबके पास होती है। लेकिन ये कहता है इन पार्टियों के अंदर गलत है, 2-4 नेताओं के हाथों में सारा कार्य हो रहा है। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी के खुद के जो कार्यकर्ता हैं उनको नहीं पता। तो ये कहता है बहुत बड़ी चुनौती है इन पार्टियों के सामने। तो आज हम पहली चुनौती करेंगे, दूसरी चुनौती हम कल करेंगे। अब आपका राइटिंग का काम मैं बताता हूँ। राइटिंग का काम आपका पहली चुनौती लिखनी है आपको, यहाँ से लेकर पहली चुनौती आपको पूरी लिखनी है। पहली चुनौती कौन सी है ये आपको लिखने का काम है। धन्यवाद।